केजरीवाल की इच्छा शक्ति कसौटी पर है और ये उनके लिए अग्नि परीक्षा है। हमारा एजेंडा साफ है, अब काम करके दिखाएं केजरीवाल। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की अमृता धवन दिल्ली से और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। सबसे पहले अमृता, आज जिस तरीके से लोगों के बीच में शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, लोगों का साथ उनके पास है, कांग्रेस ने भारी समर्थन दिया हुआ है, कितनी चुनौतियां देखती हैं आप इस यहां से आगे अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया। लेकिन आज से उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। जो बड़े-बड़े वादे दिल्ली की जनता के साथ किए हैं, जिस पर निर्भर होकर जनता ने उन पे विश्वास रखा, अब ये समय आ गया है कि उस विश्वास पर वो खरे उतरे, क्योंकि अभी तक लोग इंतजार कर रहे थे कि वो शपथ लें। अब शपथ के बाद कोई इंतजार बनता नहीं है, लोगों को वो चाहिए जो उन्होंने वादा किया है और हम सभी को ये देखना है। और क्योंकि हम समर्थन दे रहे हैं, तो हमारा भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर अच्छे काम में जो जनता के हित का काम हो दिल्ली की, उसमें हम उनका साथ दें। अमृता, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो विश्वास मत हासिल करना है अरविंद केजरीवाल को, वो भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, या उसमें कांग्रेस फिलहाल उनको वक्त देगी, उनको सरकार चलाने के लिए पूरा जो है मौका देगी? देखिए, समर्थन देने का मतलब साफ है कि हम उनको सरकार चलाने देना चाहते हैं और इसलिए चलाने देना चाहते हैं क्योंकि जनता का फैसला इस हक में रहा कि अब उनको शासन चाहिए। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जनता जो है बिना किसी गवर्नमेंट के यहाँ पर सफर करे और किसी तरीके से एक ऐसे तंत्र का सामना करे जिसमें वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। आज उनकी सरकार बन चुकी है, आज उनके मंत्री तय हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को आगे निभाने का काम उनको शुरू करना होगा। वादों से आगे अब कहीं ना कहीं करनी पर उनको ध्यान देना होगा। सुधांशु मित्तल जी, दिल्ली में आपकी सरकार, आपकी पार्टी भी जो है सत्ता पर काबिज हो चुकी है, प्यास के आंसू रो चुकी है। यहाँ इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के लिए? पहली तो बात यह है सुधा जी कि आज कांग्रेस का 15 साल का शासनकाल खत्म हुआ, एक नई सरकार आई है दिल्ली के अंदर, एक नई उम्मीद और एक नई व्यवस्था की कल्पना के साथ। इस सरकार को और उसके मुखिया को मेरी तरफ से बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। भाजपा का मानना है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट जो है किसी भी सरकार को देंगे जो कि जनता के हित के लिए काम करेगी। आपने 5 मापदंड पे इस सारी व्यवस्था का आंकलन करने की कोशिश करी, इसका भविष्य क्या होगा, तो इसका भविष्य तो कांग्रेस तय करेगी। बीच में हो रहा था 3 दिन पहले कि ये लोग विड्रॉ करने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ये तो वो कांग्रेस पे डिपेंडेंट है और इनके आचरण पे डिपेंडेंट होगा कि ये कितनी गाली गलौज करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, प्याज भी खाए, छिलके भी खाए, या भी जूते भी खाए। नहीं, ये समर्थन वगैरह हम समर्थन ही नहीं चाहिए। ये गाली गलौज की बात आप क्या कौन करेगी? आप नहीं समर्थन है। मित्तल जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे बेहतर स्थिति में कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी उसने अपने पैर पीछे कर लिए। लोगों को सरकार चाहिए थी, आपने सरकार नहीं दी। लोगों को आपसे उम्मीद थी, आपने उस उम्मीद पर खरा उतरने का कोई काम नहीं किया। इसलिए आप ये मत कहिए कि छिलके और इन सब चीजों की बात। हम बेहतर स्थिति में इसलिए क्योंकि हम जनता को वो सरकार बनाकर दे रहे हैं जिस सरकार से उन्होंने उम्मीद लगाई। अमृता, चूंकि आप कह रही हैं कि ये कांग्रेस की जो है यहाँ पर इतनी सालों से सरकार रही थी, जैसा सुधांशु मित्तल ने भी कहा और हम सबने देखा भी है, तो एक तरीके से विरासत में जो है कांटों का ताज ही मिला अरविंद केजरीवाल को। आज की जो स्थिति है, बिजली पानी की जो सूरत हाल है, उसमें निश्चित रूप से यहाँ से अगर राह आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो उसमें कांग्रेस की भी एक भूमिका रहेगी ना? देखिए, हम कोई कांटों का ताज उनको नहीं दे रहे, ये कांटों का ताज उन्होंने खुद अपने लिए तय किया है। और कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक नई चुनौती कायम करती है और उस चुनौती पे खरा उतरने के लिए उस सरकार को अपना एक रोड मैप बनाना पड़ता है। इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे ये पूरे करें, कांग्रेस उसमें उनके साथ है। जो व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं, जो पारदर्शिता ये लाना चाहते हैं, जिस तरीके की बात करें। और आज आपने देखा होगा भाषण में केजरीवाल जी के, जिसमें उन्होंने कहा कि जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है। अब वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है। कहना बहुत आसान होता है क्योंकि कहने पे टैक्स नहीं लगता है, इसलिए उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं जनता की। चलिए, आप कह रही हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल होते नजर आ रहे हैं। सुधांशु जी, बीजेपी आपने कहा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, बहुत ही ग्रेसफुल था उनका शामिल होना। क्या बीजेपी पूरा मौका देगी आपको, या फिर आप जो कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की पूरी जांच होगी, उससे विचलित है?
सुधा जी, पहली बात तो ये कि विडंबना देखिए कि हर्षवर्धन जी चले गए और जो समर्थन दे रहे हैं और जो उम्मीदें जता रहे हैं वो खुद उनमें से कोई नहीं गया। शोभा तो तब होती कि ये कांग्रेस की तरफ से वहां पे प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए था। खैर दूसरी बात, नहीं तो आप अपने दरवाजे तो खुले नहीं रख रहे कहीं आगे के लिए। एक सेकंड, उन्होंने ये कहा कि भाई भाजपा के पास 32 थे और भाजपा ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। हाँ, हमने बिल्कुल नहीं निभाया और ये उत्तरदायित्व हम बिल्कुल नहीं निभाते जिसमें कि हमें खरीद फरोख्त करके इनको तोड़े या उनको तोड़े करें, मनी बैक पॉलिटिक्स करें, लोगों को बक्से भेजे। ये काम सुधांशु जी माफ कीजिएगा, ये सुधांशु जी माफ कीजिएगा, पहला तो दो चीजें, आप यहाँ खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं। आपके नेता राहुल मीणा को हमारे साथ जुड़ना था, तकनीकी वजह से अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। और दूसरी बात है कि ये जो खरीद फरोख्त के मामले हैं ये अब तक तमाम राज्यों में बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, वहां नजर आते थे। पहली बार हुआ है देश की परंपरा में, राजनीतिक परंपरा में, कि आपके आने के बाद पहले आपकी राजनीति देखने को मिल रही है। चले सुधा जी, पहली बार। सुधांशु जी, मैं स्मिता बोल रही हूँ। देखिए, हाँ सॉरी, मेरे को सुधा का, स्मिता जी सुनिए, अगर पहली बार सही तो पहली बार सही। अनैतिकता होनी चाहिए थी क्या, ये बताइए आप स्मिता जी। अगर हम अनैतिक काम नहीं करना चाहते तो इसलिए भी कटघरे में खड़े होंगे क्या? नहीं तो आप खरीद फरोख्त के आरोप क्यों लगा रहे हैं सीधे तौर पर? सुनिए, नहीं अच्छा, खरीद फरोख्त का अगर कोई लगा रहा है इल्जाम, देखिए तो जरा बताए ना कि किसने खरीद करके। देखिए क्या हुआ, एक सेकंड में देखिए अगर इस तरह की चर्चा चल रही तो काम नहीं चलेगा। अमृता, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। जी सुधांशु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हमें चर्चा की तहजीब मेंटेन करनी पड़ेगी। अपनी बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। मैं बोलूं या ये बोले? अपनी बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। भैया, हाँ मुझे अपनी बात करने दीजिए। हम पे अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो बतला देता। देखिए मंडी में माल बहुत था, ये तो हम खरीदार नहीं थे। बार बार इनके यहाँ विचलित हो रहे थे आम आदमी के लोग कि अरे आप खरीदारी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इनके एमएलओ को लग रहा होगा कि अब बैग आएंगे, कोई आके कहेगा लो भैया, एक ने तो अपना दाम भी बता दिया, 10 करोड़ रुपए की बात करनी थी। लेकिन हम इस मंडी में खरीदार नहीं थे, माल बहुत था, ये समझ लीजिए। सुधांशु जी, क्योंकि हमें अनैतिक काम नहीं करना, और इसीलिए हमने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। सुधांशु जी माफ कीजिएगा, सुधांशु जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि आपके कोई प्रवक्ता इस वक्त शो पर नहीं है। लेकिन अमृता, जिस तरीके से सुधांशु जी संकेत करने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार बनी है, जो आपने बाहरी समर्थन दिया है, उसके पीछे कोई नापाक गठजोड़ रही है। देखिए, सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी जो है वो कड़वा, उनको बोलने की आदत है, उनको ये खुद समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ, आज हम इस बात को मान ली, वास्तविकता है आज की राजनीति की, कि कोलिशन गवर्नमेंट हम लोगों को बनानी पड़ती है सरकार चलाने के लिए। अगर ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हम तोड़ मोड़ नहीं करना चाहते थे, तो यानी ये कहना चाहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट के एजेंडा से ये बिल्कुल अपने आप को अलग मानते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो देश में कभी भी शासन नहीं होगा, कभी सरकार नहीं बनेगी। आज जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को हमें शासन देना है, और कहीं ना कहीं अगर ये चाहते तो ये आम आदमी पार्टी से सपोर्ट ले लेते कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, इसमें तोड़ने मोड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये हमेशा खरीदने की और बेचने की बात क्यों करते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव बात कहते हैं। नकारात्मक भूमिका इन लोगों की सबसे ज्यादा रही, और पूरी दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि अगर इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रोल कहकर भी एक समर्थन नहीं दिया और सरकार नहीं बनाई, तो इन दोनों सूरतों में ये जनता के सामने वापस नहीं जा सकते। सुधांशु जी, आज की तारीख में भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई रामलीला मैदान से, लोकपाल आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन से लेकर आज की तारीख में भी जिस तरह से लोगों की एक पूरी की पूरी जो मानव समुद्र नजर आ रहा था, उसके बावजूद आज भी अगर आज डिबेट को आप इसी बात तक सीमित रखना चाहते हैं कि भाई सरकार कैसे बनी, खरीद फरोख्त से बनी, या ये नहीं कि आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं, आप कैसी भूमिका निभाएंगे, क्या जनता ने आपके नेताओं को भी चुना है, वो मददगार साबित होंगे या नहीं, आपको कुछ मदद देंगे या नहीं सरकार चलाने में? पहली बात कि जनता का जहां तक जनादेश का सवाल था, हमें सबसे ज्यादा जनादेश मिला, लेकिन खंडित जनादेश था, इसलिए सरकार नहीं बनी। कोलिशन पॉलिटिक्स तब होती है जब कोई समर्थन देता है। 32 बनाम 36, शायद ये आंकड़ा इन्हीं को पता होगा, मुझे तो पता है 32 जो होता है वो 36 नहीं होता है। और जब कोई समर्थन नहीं दे रहा तो हम बना ही नहीं सकते थे। लेकिन जो आपने बात करी स्मिता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, वास्तविकता से दूर क्यों जा रहे हैं? एक मिनट अमृता, आपके पास वापस लौट रहे हैं। जी सुधांशु जी, बोल लीजिए या मेरे को बोल लीजिए। जी सुधांशु जी बताइए। जी बोलिए। अब नई सरकार बनी है, अब गंभीरता से दिल्ली की जनता की सेवा कैसे हो रही है उस पर बात होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत वायदे हुए हैं,
उनसे बिजली के बारे में वायदे हुए हैं, उनके पानी के बारे में वायदे हुए हैं, उनसे भ्रष्टाचार को लेकर वायदे हुए हैं, उनको सुशासन को लेकर वायदे हुए हैं। हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये सरकार विफल हो, हम चाहते हैं सरकार अपना उत्तरदायित्व जो है जनता के प्रति निभाए और जो जो वो अच्छे काम में हमारा सहयोग चाहिए जरूर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब क्योंकि ये संघर्षरत नहीं है, अब ये सत्ताधारी हैं, तो इनको अब बातचीत में लफादी छोड़ के इनको बड़ी गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। जैसे पहली चीज है जन लोकपाल बिल। आप सब जानते हैं कि जन लोकपाल बिल दिल्ली असेंबली की परिधि में आता ही नहीं है। यहां तो लोक आयुक्त एक्ट हो सकता है और वो भी ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, 1955 का लोक आयुक्त एक्ट। इनको फौरन बताना चाहिए कि ये लोक आयुक्त एक्ट में संशोधन करने वाले हैं या उसको निरस्त करने वाले हैं, और अगर ये करने वाले तो वो क्या लेके आने वाले हैं, और उसके बारे में अभी से राजनीति के अंदर आम सहमति बनानी चाहिए। क्योंकि 15 दिन का इन्होंने वायदा कर रखा है, मुझे लगता है इस पे गंभीरता से काम होना चाहिए। दूसरा, बिजली के बारे में गंभीरता से काम होना चाहिए। 90 दिन का इन्होंने वायदा कर रखा है कि 90 दिन के अंदर आधा बिल जो है बिजली का ये कर देंगे जनता का। वो क्या सोचते हैं, कैसे करें, और मैं इसमें राजनीति नहीं खेलना चाहता। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, अगर हम घोषणा पत्रों को देखें, वैसे तो बिजली पानी को लेकर आप और बीजेपी में मानो एक प्रतिस्पर्धा सी देखने को मिल रही थी चुनावों के पहले। तो अगर आपको लग रहा था कि आप उन वादों को पूरा कर सकते हैं, आपको क्यों सवाल या निशान लगा रहे कि आप ये पूरा नहीं कर पाएंगी? मैंने बिल्कुल सवाल या निशान नहीं लगाया। आपने स्मिता जी गलत सुना। मैंने क्या कहा कि आज जनता में उम्मीद है कि ये अपने घोषणा पत्र के हिसाब से अपने वायदे करेंगे, और जो ये कह रहे हैं अब इनको उसकी तरफ से गंभीरता से कदम उठाने चाहिए कि हमने ये वायदे जो करे हम इनको कैसे पूरा करेंगे, और उसमें इनको विपक्ष से क्या सहयोग चाहिए। प्रतिपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका नहीं निभाने वाला है जी। क्या सहयोग चाहिए इनको? चाहिए कि ऑडिट करने के लिए बिल इनको अगर कोई लेके आना है कि भाई हम जो है बिजली कंपनियों का जो खाता है उसका ऑडिट करना चाहते हैं, इसके लिए ये बिल आएगा, जरूर लेके आए, इनको समर्थन मिलेगा। मैंने वही, चलिए, आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि कम से कम जो है एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अमृता और सुधांशु मित्तल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री बनते ही अरविंद केजरीवाल के निशाने पर रहा भ्रष्टाचार, वो सोच जिसने आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी। बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले भाषण में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिल्ली वालों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने की घोषणा की, जिसके जरिए उनकी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ेगी। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। ये ऐलान बताता है कि दिल्ली की राजनीति ही नहीं, सरकारी तौर तरीका भी बदलेगा। इन तेवरों का ही खौफ था कि सरकार बनने के पहले ही उन फाइलों को फाड़ने की खबरें आने लगी जो सरकारी भ्रष्टाचार की गवाही दे सकती थी। लेकिन केजरीवाल का एक्शन प्लान तैयार है, आप खुद सुनिए। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे दोस्तों। और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। करीब 2.5 साल पहले अन्ना के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इसी रामलीला मैदान से जंग का बिगुल फूंका था, जिसकी गूंज देश के गली नुक्कड़ तक पहुंची थी। व्यवस्था से निराश, हताश और सताए हुए आम आदमी में ऊर्जा का संचार करने में इस आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई थी। अरविंद इस बार भी मंच पर थे। भूमिका बदल गई थी, लेकिन तेवर बिल्कुल उसी दौर के थे। पिछले 2 साल से इस देश के अंदर कुछ बहुत ही अद्भुत हो रहा है। जब अन्ना हजारे जी आए थे, यहीं पे अनशन पे बैठे थे, सारे देश के लोग सड़क के ऊपर उतर के आ गए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है, मगर ये वो भी जानते हैं कि सोच और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिर्फ दिल्ली वालों की कसम खिलाने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। सालों से चली आ रही घूस की रवायत एक संस्कृति बन चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों पर यकीन करें तो दुनिया के 177 देशों में भारत 94वें नंबर पर है। रिश्वतखोरी की बात करें तो दुनिया की 28 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 19वां है। हालांकि इसमें सरकारी दफ्तरों की रिश्वतखोरी के आंकड़े शामिल नहीं है। लिहाजा एक्टिविस्ट से राजनेता बने अरविंद केजरीवाल की इच्छा शक्ति अब कसौटी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN से।
और इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अमृता, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर आज देश में कोई एंटी कांग्रेस वेव नजर आ रहा है हाल के चुनावों में, उसके पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2G हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बिगुल बजा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उन्हें किस हद तक जो है मदद कर पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार एक नेशनल इशू है और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ लड़ाई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी जब आरटीआई एक्ट लेकर आए थे। और एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने हाल ही में राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, एक हम पूरा सिस्टम और पूरा एक मैकेनिज्म, एक पूरा कोड तैयार करना चाहते हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और आम जनता को राहत मिल सके। इसमें 6 बिल अभी भी पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, 4 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बिल से बात नहीं बनेगी, हमें पूरा खाका तैयार करने की जरूरत है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि सही मायने में बड़े स्तर पर और जो छोटे स्तर पर करप्शन होता है उससे जनता को राहत मिल सके। चलिए, अमृता यहाँ पर ये तो कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जब वो खुद कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार के मामलों को, तब कांग्रेस का रवैया क्या रहता है? प्रोफेसर आनंद कुमार, आपके नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रोफेसर कुमार, पहले तो बधाई हो कि आज आखिरकार सरकार बन गई। अब यहाँ से आगे जो है ये आपके लिए अग्नि परीक्षा है। कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां देखते हैं आप? सुधांशु मित्तल जी कहते हैं कि कथनी करनी में जो है बहुत फर्क होता है, उसको साबित कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, जो देश की राजनीति का इतना लंबा अनुभव रहा है, उसमें ये कहना अनुचित नहीं है कि सत्ता में आ चुके लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है, क्योंकि जो सरकारें केंद्र में रही, राज्य में रही, वो विभिन्न दलों की रही, खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। और उस हवाले से अगर ये कहते हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। और उसी को ध्यान में रख करके आम आदमी पार्टी को, जो अब तक की पहली अल्पमत सरकार बन रही है, उसको अपनी कथनी और करनी में अधिकतम सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। और अब हम लोग बजाय अपने बयान के अपने काम से बोले तो ही अच्छा रहेगा। और जहां तक काम का सवाल है प्रोफेसर कुमार, क्योंकि कई वादे किए गए हैं घोषणा पत्रों में, बिजली पानी की तो हम बात कर ही रहे हैं, अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करें, जो एक बड़ा ट्रिगर था कांग्रेस के खिलाफ एक लहर के लिए, शीला दीक्षित लगातार यही अलापती रही हैं कि दिल्ली में जो है सेंटर और स्टेट अलग अलग यहाँ पर मैकेनिज्म्स हैं, आप कानून व्यवस्था उनके अंडर डायरेक्टली नहीं आता है। आप कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, दोनों बातें हैं। शीला दीक्षित जी का जो कहना है वो कानूनी और कागजी दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी दिल्ली में कानून व्यवस्था कभी बहुत अच्छी भी रही है और कभी बहुत खराब भी रही है। ये तो एक तरह से सरकार की आम लोगों के प्रति क्या दृष्टि है, उसको देख करके ही बनता बिगड़ता। अगर हमने वीवीआईपी सुरक्षा में समय लगा दिया, अपने बहू और दामादों की रक्षा के लिए सुपर जेड सिक्योरिटी कर दी, और आम आदमी औरत काम करके घर लौटे और उनका बलात्कार हो जाए, और उसके बाद हम कहें कि ये जिम्मेदारी तो केंद्र की है, तो इससे पुलिस को गलत मैसेज जाएगा। तत्काल जो नया नेतृत्व है वो पुलिस में जो अच्छे लोग हैं और साहसी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको आगे लाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी का तो कुल कारण केंद्र की सरकार है, उनको केंद्र सरकार के साथ भेज दिया जाएगा। चलिए, कम से कम जो है आज एक शुरुआत, एक हालांकि ये जरूर की गई है कि लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं चलेंगी, जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं ले रहे हैं लाल बत्ती की गाड़ियां, लेकिन आगे जो है कितना कुछ डिलीवर कर पाते हैं और कितने वक्त तक जनता जो है उनके साथ पेशेंट रहती है, ये भी रहेगा। सुधांशु मित्तल जी, माफ कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अमृता जी, आपकी भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही प्रोफेसर आनंद कुमार, एजेंडा में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है IBN 7 पर।